नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें आजकल में। मैं हूं अक्षय और मैं हूं अंजलि। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। आज की जो सबसे पहली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान है जिसमें उन्होंने भारत को नसीहत दे डाली है कि भारत में आर्थिक सुधारों पर कमर कसने का वक्त आ गया है। ओबामा ने कहा है कि सुधार पर सुधरे भारत, विदेशी निवेश पर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया है और कहा है कि देश में पैसा लगाना मुश्किल हो रहा है। ओबामा ने ये जो नसीहत दी है भारत को, उस पर सिर्फ सरकार ने ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों ने भी अपने स्वर तीखे किए हैं। विपक्षी दलों ने कहा है कि सरकार को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए और अन्य लोगों की धारणाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अगर ओबामा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चाहते हैं और भारत नहीं चाहता तो ये बस इसलिए नहीं आएगा कि ओबामा इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं माकपा नेता नीलोत्पल बसु ने भी कहा है कि वह देश हमें निवेश और अर्थव्यवस्था पर प्रमाण पत्र दे रहा है जो खुद ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो ओबामा ने ये जो नसीहत दी है भारत को कि निवेश का सुधार चाहिए, भारत में लोग निवेश नहीं कर पा रहे हैं, भारत में पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, तो एक तरह से वो दबाव ही बना रहे हैं भारत पर। Yes, Anjali, Obama has said that India limits FDI in too many areas and he has basically endorsed another wave of economic reforms in India very strongly. However, as you yourself mentioned, all political parties in India have come very highly against the Obama statement. They are totally critical of Obama dictating any economic policy reforms to Indian policy makers. The Pioneer has had a very brief compilation of all the statements that have come into this regard. Veerappa Moily, who is the Minister of Corporate Affairs, has said certain international lobbies like Vodafone are spreading such stories. Obama was not properly informed. Meanwhile, Yashwant Sinha, the former finance minister and senior BJP leader, has said if Obama wants FDI in retail and India does not want, then it won't come just because he is demanding it. Nilotpal Basu, senior CPIM leader, has said US wants to open up our economy and market on its terms. And finally, Congress leader Harish Rawat has said, we cannot do things to impress another country or its economy, but we will take decisions to fulfill the needs of our own economy. जी, तो जैसा कि नीलोत्पल बसु ने भी कहा है कि जो देश खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी गिर जाती है, पूरे विश्व पर उसका असर पड़ता है, उसके बाद वो भारत को आकर नसीहत दे रहे हैं कि आप अपने देश में निवेश का जो स्तर है उसे बढ़ाएं, निवेश को की जो गिरती साख है उसको बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। अंजलि, जो बेसिक बात कहना चाह रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज वो ये है कि एक फॉरेन कंट्री हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकती एंड दैट इंडियन स्टेट शुड नॉट टेक एनी डिसीजन इन द प्रेशर ऑफ फॉरेन कंट्रीज टू प्लीज देम। व्हाटएवर इकोनॉमिक पॉलिसी हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, व्हाटएवर इकोनॉमिक पॉलिसी हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट शुड कम विद इन आवर नेशन एंड दैट कंसेंसस शुड बी विद इन आवर पॉलिसी मेकर्स. No pressure from outside world should be acting for our economic decisions. और अक्षय, आज की जो अगली बड़ी और अच्छी खबर आ रही है वो है मध्य प्रदेश से। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उन्होंने किसानों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने की घोषणा की है। अटल किसान महापंचायत एक सम्मेलन था जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की गंभीर बीमारी का इलाज सरकारी खर्च पर कराने का ऐलान किया है। साथ ही किसी किसान की असमय मौत पर पहले जो 50,000 रुपए की सरकारी सहायता दी जाती थी उसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। दुगना बढ़ा दिया गया। जी बिल्कुल, दुगना कर दिया गया है। और इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने की भी व्यवस्था की गई है। तो अगर हम 2 बड़ी स्टेट्स का जिक्र करें यहाँ पर, जैसे कि महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है, तो महाराष्ट्र में 14% इंटरेस्ट रेट पर ऋण मिलता है, वहीं उत्तर प्रदेश में 13% पर। तो एक बहुत बड़ा कदम है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने 0% ब्याज पर ये ऋण देने की व्यवस्था की है किसानों के लिए। अंजलि, एक ऐतिहासिक कदम उठाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जहां पे 0% की दर से किसानों को ऋण बांटा जाएगा। अगर आपने जैसे खुद कहा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी सरकारों की हम बात करें, जैसी राज्यों की बात करें, तो वहां पे 13 और 14% दर इंटरेस्ट रेट की है, who will be now getting loans at 0%. Meanwhile, Nitin Gadkari has said in the same Mahapanchayat that if NDA comes to power,
at the level of center, then the same policy which has been implemented by Madhya Pradesh government will be implemented for the entire nation. Farmers from across the country will get loans at 0%. So it's a very big news that Madhya Pradesh government has also started to develop special health facilities for farmers. Secondly, and this is much more interesting, 0% loans for all the farmers in Madhya Pradesh. And thirdly, Mr. Nitin Gadkari announcing that if NDA comes to power, 0% loan would be the policy for entire nation. तो अक्षय कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी न्यूज है। जिस तरह की पॉलिसीज मध्य प्रदेश में चलाई गई हैं किसानों के लिए, हमारा देश जो है लगभग 70 से 80% इकोनॉमी जो हमारी टिकी हुई है वो किसानों पर ही टिकी हुई है। तो अगर हम किसानों के हितों का ध्यान रखेंगे तो जरूर ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम देश की इकोनॉमी को भी अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। अंजलि, जैसे आपने कहा, जो 70 से 80% भारतीय हैं वो कृषि पर अपना इकोनॉमिक लाइवलीहुड बेस किया हुआ है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जब आपको लोन 0% पे मिलता है तो आप अपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके द्वार खुल जाते हैं। और अगर एक बार एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में प्रॉपर्ली डेवलप हो जाए, जो उसके साथ 70 से 80% भारतीय जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टली उससे इफेक्ट होंगे पॉजिटिवली। तो उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। Anjali, meanwhile, the next news is also based on the same lines of BJP's developmental plan. The Singapore Prime Minister, while criticizing the investment climate in India, has been highly appreciative of the BJP-ruled states for attracting the investment from the foreign countries. जी अक्षय, अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ही देख लें, चाहे हम बात करें गुजरात की या अभी हमने बात करी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पे हम नहीं कहते, आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरह के विकास के नए आयाम खड़े किए हैं इन स्टेट्स ने। चाहे वो किसानों के हित की बात या राज्य की इकोनॉमी से जुड़ी हुई बात हो, हर जगह पर स्टेट्स की हालत पहले से काफी सुधरी है और देश की मजबूत स्टेट्स में इनको आज गिना जाता है। कंपैरेटिवली आप बाकी स्टेट से जब कंपेयर करती हैं तो इन स्टेट्स का, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो बाकी स्टेट से बहुत बेहतर है। अगर हम रिसेंटली बात करें, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हुई थी, जो रिपोर्ट आई थी, जो लेबर मिनिस्ट्री ने खुद पब्लिश की थी, उसके अकॉर्डिंगली गुजरात नंबर 1 था अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे at 1% एंड छत्तीसगढ़ वाज क्लोज सेकंड at 1.2%। तो कहा जा सकता, इसी वजह से जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज हाईली बीन appreciative of all the states ruled by BJP, especially Gujarat, Madhya Pradesh and Karnataka for doing well to attract the foreign investment. और आज की हमारी अगली खबर है, एक एनुअल वक्फ बोर्ड कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके केंद्रीय कार्यालय में, जहां पर यशवंत सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का मुस्लिम समाज सोने के ढेर पर बैठा हुआ है, पर उसके ऊपर मिट्टी की परत पड़ी हुई है और उस मिट्टी की परत को अगर हम हटा दें तो देश के मुस्लिम समाज को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में लगभग 17 से 18% आबादी जो है वो मुस्लिमों की है। उसके बावजूद अगर हम अन्य माइनॉरिटी से उन्हें जोड़ते हुए देखते हैं तो मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है देश की अन्य माइनॉरिटीज से। तो जो यशवंत सिन्हा जी ने ये वक्फ के पैसे की बात करी है, बिल्कुल सही है। अगर वो उस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो मुस्लिम वर्ग का जो आज हालात हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। बेसिकली आप देखिए, जो पैसा है जो वक्फ बोर्ड के अंडर जो प्रॉपर्टी है, उसका यूटिलाइजेशन अगर हम करें इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के लिए, वोकेशनल स्टडीज़ का हम कुछ पॉलिसी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम रख सकते हैं जिससे डायरेक्टली बेनिफिट मिले मुस्लिम समुदाय को। और उसी बात को लेके आई थिंक यशवंत सिन्हा जी ने बात रखी है कि जो समुदाय के पास एक सोने का खान है, पर उस सोने के खान के ऊपर एक परत लगी हुई है, उस परत को हटाने की जरूरत है। और एक बार जब वो परत हट जाएगी और उसका जो सोना है, अगर हम उस सोने तक पहुंचकर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो मुस्लिम समुदाय को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और obviously they would develop further and properly so that the 17-18% of our population is able to contribute towards the prosperity of our economy. और रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अरुण जेटली जी, जो कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला है कि नेशनल पार्टीज हैवंट फेडेड अवे। जिस तरह से कांग्रेस के हालात इस समय देश में बने हुए हैं, उसी को लेकर उन्होंने बोला है कि अन्य जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कहीं धूमिल नहीं हुई हैं। उन्होंने बोला है द ट्रेंड्स इन रीसेंट इलेक्शंस वेदर to the assemblies, local bodies or in by-elections have clearly indicated a decline in the popularity of Congress.
The Prime Minister's leadership in government is seen as uninspiring. The management of the economy is the single greatest failure of UPA 2. Corruption scandals have added to that, reducing the credibility of the party in power. Anjali, basically this press statement comes in reply to the analysis that is being done in the political spectrum and by the political pundits that national parties have somehow declined in their stature politically and the regional parties have grown in their stature. Ji. So Arun Jaitley here is trying to tell us that basically national parties have not faded away. Yes, the major national party Congress has faded away as the assembly election results have shown properly that Congress has failed electorally.